चलिए रखिए सर, रखिए। ओके। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू द क्लास ऑन द 25 सितंबर 2020। और मैं अभी आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसमें बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि वेदर आई एम विजिबल, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, एट फर्स्ट लेट मी नो फ्रॉम योर साइड। Okay, just wait for a while. I'm just starting. Okay, and as you know, nowadays it is okay. So चलिए, सभी को आवाज़ आ रही है? Everything is okay, perfectly, all right. चलिए, हाँ, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो आप देखिए कि जो चीज़ें हैं वो विजिबल है, आप लोगों को क्वेश्चंस विजिबल है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हैं। और विधेयक, दूसरा विकल्प दिया गया है कि विधेयक विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए गए हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को करें। ओके, जूम कर दूं? डोंट वरी, जस्ट मिनट। ये विजिबल है अब? ओके, अब दिख रहा है सभी को? ओके, क्लियर है? चलिए मैंने जूम कर दिया क्वेश्चन को। तो देखिए जो पहले का उत्तर है वो आपका सी है। कौन सा है? सी है। पहले का उत्तर आपका सी है। तो देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्ट वेट फॉर इट। देखिए क्या दिया गया कि पार्लियामेंट हैज पास द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 को पारित किया है। पहली बात, राज्यसभा ने भी इसको क्लियर कर दिया। क्लियर कितनी तारीख को? 22 सितंबर को। और उसके बाद वाइल द लोकसभा हैज पास इट अर्लियर, मतलब दोनों ही सदनों से इसको पारित किया जा चुका है, लोकसभा से और राज्यसभा से। अब एक चीज समझिए कि इस बिल के तहत क्या है कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात एस्टैब्लिश अंडर द रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात का जो है वो किसके तहत बनाया गया? तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अधिनियम लाई गई थी 2009 में, उसके तहत ये बनाया गया था। क्लियर? और इसको, इस यूनिवर्सिटी को रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है आप सभी लोगों का? फिर देखिए, द बिल डिक्लेयर द यूनिवर्सिटी टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये राष्ट्रीय महत्व का क्या है? एक संस्था है
द बिल ऑल्सो रिपील्स द 2009 एक्ट। देखिए जिस 2009 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, नए बिल के तहत उसको क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। कोई दिक्कत आए बच्चों तो आप सभी लोग बताना, सिंस आई एम वेरी न्यू एज फार एज द ऑन live classes on the YouTube is concerned, so bit of technical hiccups can be there. So whenever you are facing any problem, let me know and I will certainly then and there try to resolve that particular problem. So welcome back to the Nitin sir classes powered by Movishala. तो देखिए अब इसमें आप समझें कि इसके अंदर है क्या क्या। पहला कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ टू फ्रेम द ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब इस एक्ट के तहत जो व्यवस्था है वो क्या क्या की गई है ये समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्निंग बॉडी होगा, मतलब जो कि इस पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को चलाएगा, उसको इससे संबंधित क्या नीतियां बनाने का और प्रोग्राम बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, एक तो पॉलिसी मेकिंग होती है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होगा, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना, यानी कि कार्यान्वित करना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगी, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब देखिए कि इसके अलावा समझिए उसके बाद क्या होगा, एकेडमिक काउंसिल। अब ये एकेडमिक काउंसिल एक्चुअल जो पहले तो पुलिस साइंस के अंदर क्या करना, रिसर्च करना, ये देखिए। उसके बाद कोस्टल पुलिसिंग, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में कैसे पुलिसिंग की जाए, समुद्री सीमा को कैसे, मतलब जो लेस डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है। देखो जब जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो तो इंडियन नेवी के द्वारा, कोस्टल गार्ड के द्वारा क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। लेकिन उस कोस्टल पुलिसिंग से संबंधित यदि कोई पॉलिसी को बनाना है तो उसमें ये सहायता करेगी और साथ में साइबर सिक्योरिटी में भी ये सहायता करेगी। नेक्स्ट दिया गया है एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द कॉलेजेस, और इसके तहत जो कॉलेज है उसको ना सिर्फ स्थापित करना बल्कि उसका रखरखाव भी करना। प्रिस्क्राइबिंग कोर्सेज, साथ में कोर्स प्रिस्क्राइब करना, एग्जाम करवाना, डिग्री देना और डिस्टिंक्शन देना, ये सारा काम होगा। तो इस लिहाज से पहले प्रश्न का जवाब क्या था बच्चों, सी था। ओके, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई एम गोइंग टू मैनेज। चलिए मैं आपके सामने से थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल विजिबल रहे। आई सपोज कि विजिबल होगा सब कुछ। ओके, तो दूसरे प्रश्न का जवाब है डी। दूसरे प्रश्न का जवाब क्या है, तो डी। इज इट ओके? नाउ अब देखिए है क्या, इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में शामिल है। पहला है औद्योगिक न्यायाधिकरण में एक सदस्य के बजाय 2 सदस्यों के लिए प्रावधान, यानी कि अभी तक जो इसके ट्रिब्यूनल थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसके अंदर 1 सदस्य हुआ करते थे, तो अब 2 है। उसके बाद दिया गया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड इन 30 डेज आफ्टर ट्रिब्यूनल अवार्ड, यानी कि जब ये ट्रिब्यूनल या अभिकरण अपना फैसला सुनाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात तो ये। तीसरी बात है प्रोविजंस फॉर री स्किलिंग फंड हैज बीन मेड इन द लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, और आरआई स्किलिंग फंड का प्रावधान पहली बार किया गया। क्लियर? तो अब देखिए कि इसके उत्तर को समझें थोड़ा सा।
यदि विजिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। गलत हो गया यमन कुमार आपका, ओके। जो पहला क्वेश्चन है अभी जो हमने बात की थी, ठीक है, पहले क्वेश्चन की, तो उस पहले क्वेश्चन में किन किन का आंसर सही हुआ है मुझे बताना, तो थोड़ा सा देखूं हाउ मेनी यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, प्रीति रानी, आशिफ चौहान, प्रवीण शर्मा, चिरंजीव सागर, विक्रम, ओके, मानसी जोशी, स्तुति शुक्ला, ओके, प्रिंस कुमार हाउ आर यू बच्चे, नेहा गौर, ओके। सो सभी का स्वागत है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या है, बताना साथ में कि पहले प्रश्न का जवाब किस किस का। तो लोकसभा ने अभी, चूंकि देखिए मानसून सत्र चल रहा था जो कि खत्म हुआ है अभी अभी, तो बहुत सारे बिल पारित हुए हैं अलग अलग चीज़ों से। और ख़ास करके आपको ये भी पता है कि जब 25 मार्च को नेशनल लॉकडाउन कर दी गई थी, राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन कर दी गई थी, तो उस समय हुआ क्या था कि बिल्कुल कामकाज ठप हो गया। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत सारे घोषणाएं की, और उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 123 के तहत, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, तो या मतलब प्रोमulgate किया जाता है, तो समझिए कि बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस क्या हुए, जारी किए गए। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जब कोई ऑर्डिनेंस जारी की जाती है तो अगली जो सत्र होती है, उस सत्र के पहली बैठक से 6 हफ्ते के अंदर उसको पारित करवाना होता है, अन्यथा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस पारित हो जाए तो वो आगे की तरफ कानून के रूप में बना रहेगा, और यदि पारित ना हो पाए, जब ऑर्डिनेंस को विधेयक के रूप में लाया जाता है संसद में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो वहीं खत्म हो जाता है। और आपको पता है कि 2 सत्र के बीच में अधिकतम 6 महीने का क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। यानी कि एक अध्यादेश जो कि आज प्रख्यापित की गई है, वो अधिकतम बिना संसद से पारित करवाए हुए 6 महीने प्लस 6 वीक्स तक जारी रह सकती है, और उसके बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा यदि पारित ना करवाया जाए। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैंने आपको इनपुट दिया और साझा किया। बहरहाल मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये कुछ मालूम भी होगा, फिर देखते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे बिल पास किए गए जो कुछ भी ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था। और उसी कड़ी में यदि आप देखें तो आप देखिए कि सबसे पहले क्या लाया गया कि उसके बाद ये देखिए कि जस्ट ए मिनट, तो प्रोविजंस फॉर द 2 मेंबर्स, अब इसमें 2 सदस्यों का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सिर्फ 1 सदस्य हुआ करते थे, और यदि वो 1 सदस्य क्या हो जाता, एब्सेंट हो जाता, तो फिर कामकाज क्या हो जाता, रुक सा जाता, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो ध्यान दीजिए, तो कामकाज रुक सा जाता, तो इसीलिए एक व्यवस्था की गई कि अब 2 सदस्य, यदि एक भी एब्सेंट हैं तो इस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कामकाज स्मूथली चल सकेगा। पहली बात ये। अब देखिए कि दूसरी बात आप समझिए इसके अंदर कि क्या दिया हुआ है कि सो जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रोविजंस फॉर टेकिंग द मैटर स्टेट टू द ट्रिब्यूनल इन केस द डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व्ड एट द कंसिलिएशन स्टेज। अब देखिए साथ में ये भी समझें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी की जाती है बहुत सारे मामलों की, क्लियर, जिसमें कि कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है, लोक अदालत के थ्रू, मेडिएशन के थ्रू, इस तरीके, ये 4 तरीके हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि वैकल्पिक जो विवाद का निदान इस तरीके से किया जाता है। उसमें से एक क्या है, कंसिलिएशन का भी तरीका है, जिसमें कि दोनों पक्ष बैठते हैं और कोई बीच में क्या करता है, एक तरीके से मध्यस्थता करता है। मान लो कि ये मध्यस्थता विफल रहती, तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर से ट्रिब्यूनल जाया जा सकता है। ध्यान देना कि सीधे तौर से ट्रिब्यूनल जाया जा सकता है। At present the case is referred to the tribunal by the appropriate government। अब क्या, अभी क्या प्रावधान था इससे पहले
कि पहले तो एक मिनट ऐसे समझिए कि पहले क्या किया जाएगा, कंसिलिएशन किया जाएगा। कंसिलिएशन यदि विफल रहता है तो ये कहाँ पर जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता, समझिए, और फिर गवर्नमेंट कहाँ पर भेजती, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेजती इस मामले को। क्लियर, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है कि यदि कंसिलिएशन स्टेज विफल रहता है, यदि ये विफल रहता है तो सीधे तौर से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकता है, यानी कि एक स्टेज को क्या किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। एक स्टेज को क्या किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। चीजें समझ में आ रही है? जहां भी दिक्कत आए तो हमें बताना बच्चों। क्लियर, देखिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका कि सीधे तौर से गवर्नमेंट के पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड इन 30 डेज आफ्टर ट्रिब्यूनल। क्लियर, और ये जो अभिकरण है जब भी फैसला सुनाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस फैसले को क्या करना पड़ता है, कार्यान्वित करना पड़ता है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। क्लियर, आफ्टर रिकंसिलिएशन ऑफ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स विल गो फॉर द ऑप्शन ऑफ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंस्टीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लेवल। अब समझिए, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है किसके किसके बीच में, एक तरफ तो कर्मचारी हैं जिनको नियुक्त किया गया, और दूसरे क्या होते हैं, नियोक्ता या एम्प्लॉयर जो होते हैं। बात समझे इस चीज को। तो कहा जा रहा है कि जब अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आर्बिट्रेशन हुआ, खत्म हो गया, ठीक है, मामला खत्म हो गया। तो अब क्या होगा कि जो एम्प्लॉई हैं या जो कर्मचारी हैं वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के रूप में जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट या जो अनुबंध कर्मचारी के रूप में काम न करें, संविदा कर्मचारी के रूप में काम न करें। और जैसे ही ये फिक्स टर्म एम्प्लॉय के रूप में काम करना शुरू करते हैं तो इनको बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चों क्या हो सकते हैं, फायदे हो सकते हैं। जिसमें कि देखें, पहला जो फायदा हो सकता है इनको कि इनका जो आवर्स ऑफ वर्क है वो रेगुलेट किया जा सकता है, कितने घंटे इनको काम करना है। दूसरी बात, इनकी सैलरी, सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सारी चीज़ें इनको मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स लाइक ए रेगुलर एम्प्लॉय, जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं वैसे इनको भी मिलेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये समझिए कि नाउ तो देखिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटर एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, और जैसे जो ट्रेड यूनियन है उनकी पार्टिसिपेशन बेहतर होती जाएगी, अ प्रोविजन फॉर निगोशिएटिंग यूनियन एंड निगोशिएटिंग काउंसिल हैज बीन मेड फॉर अंडरटेकिंग द निगोशिएशन ऑन एनी डिस्प्यूट। अब मान लो कि ऐसा तो नहीं होगा कि देखिए आर्टिकल 19(1)(c) के तहत ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है बच्चे, फंडामेंटल राइट है, और हमें इसके तहत यूनियन बनाने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान देना। अब ऐसा तो नहीं कि जो मैनेजरियल क्लास है, जो मैनेजमेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग जो हैं वो सीधे तौर से एक एक लेबर से बात करेंगे, नहीं करेंगे। वो एक्चुअली में यूनियन के थ्रू क्या करेंगे, बात करेंगे। और जब यूनियन बात करेगा तो एक चीज ध्यान देना कि एक इसके तहत प्रावधान किया गया है कि एक निगोशिएटिंग यूनियन होगी या निगोशिएटिंग काउंसिल होगी जो कि वर्कर्स के बिहाफ में किससे बात करेगा, तो मैनेजमेंट से बात करेगा। ये पॉइंट क्लियर है आप सभी लोगों का? एनी कंफ्यूजन? ओके, बताना बच्चों, जवाब भी देते जाना साथ में। पूजा सिंह, आर यू गेटिंग द स्ट्रीम? चलिए, चलिए मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आप प्रश्न को अच्छे से देख पाएं। तीसरा प्रश्न है,
देखिए प्रश्न क्या है कि व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2020 पर संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा 1 वर्ष में 3 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है जो कि एक निश्चित आयु से अधिक है। पहली बार श्रमिकों को दिया गया नियुक्ति पत्र पाने का कानूनी अधिकार है। मतलब इसमें ये समझिए कि जो with reference to the code of occupational safety health working condition code 2020 consider the following statement। मतलब इस कोड के हिसाब के लिए इन कथनों पे आप क्या दें, ध्यान दें। क्लियर। पहला क्या है कि फ्री हेल्थ चेकअप थ्राइस ए ईयर बाय द एम्प्लॉयर फॉर वर्कर्स विच आर मोर देन अ सर्टेन स्टेज। क्लियर। तो एक साल में 3 बार क्या दी जाएगी, फ्री हेल्थ चेकअप दी जाएगी, किसके द्वारा, जो नौकरी दे रहे हैं या जिसके यहाँ जो श्रमिक या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या वर्कर्स काम कर रहे हैं एक सर्टेन एज से पहले, पहली बात। और यदि पहली बार कोई नौकरी पा रहा है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये उसका क्या है होगा, विधिक अधिकार होगा। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए, विधिक अधिकार कहने का मतलब यदि सरकार ने कानून के तहत ये अधिकार दिया तो वो अधिकार मिलेगा और नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट जैसा है, सरकार दे न दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और फंडामेंटल राइट में दिया गया है इसीलिए आपको मिलेगा ही मिलेगा फंडामेंटल राइट। उस जैसा लीगल राइट नहीं होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है। यदि सरकार ऐसा कोई कानून लाए, इससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, तो ऐसी स्थिति में पहली बार जिसको नौकरी दी जा रही है उसको जरूर से क्या दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, तो बी है। इस सवाल का जवाब क्या है बच्चों, बी है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखें कि लोकसभा ने कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि कोई कामगार है, वर्कर है, जब काम कर रहा होता है तो उस समय उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, जैसे मशीन वगैरह से एक्सीडेंट हो जाए, इन चीज़ों से, साथ में उसका हेल्थ हो, उसकी वर्किंग कंडीशन हो, इससे संबंधित एक क्या लाई गई, संहिता लाई गई। एक क्या लाई गई है बच्चों, संहिता लाई गई है, और जो 2020 ना। अब इसमें क्या होगा, एक सर्टेन एज से ऊपर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को साल में 3 बार उसकी क्या करेगा, हेल्थ चेकअप करवाएगा। ये पॉइंट सही समझ में आ रही है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखिए आप लोग कि क्या है, लीगल राइट फॉर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर गिवन टू द वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि पहली बार कोई काम कर रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा, लीगल राइट ये मिला हुआ है कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, और एक्चुअली में सीनियर वर्कर्स हैव डेजिग्नेटेड एज ऑडियो विजुअल वर्कर्स, और जो सिनेमा में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, स्पॉट बॉय वगैरह, इनको ऑडियो विजुअल वर्कर के समान दर्जा मिलेगा। और इससे क्या होगा कि वो भी OSH कोड के अंदर, किसके अंदर आ जाएंगे, OSH कोड के अंदर आ जाएंगे, और इसके साथ ही उनको काम की सुरक्षा भी मिलेगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि पहले ये जो सुरक्षा थी वो आर्टिस्ट को ही दी जाती थी, अब सबको दिया जाएगा, जिसमें कि सीनियर वर्कर्स भी हैं शामिल, जो कि स्पॉट बॉय वगैरह होते हैं, लाइटिंग वगैरह जो मैनेज करते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अब चौथे सवाल पे आते हैं और देखते हैं क्या। So I am on a YouTube live from my studio at home, okay, and everything I am managing myself. So sometime I am facing the technical hiccups, but it is quite early days, and just 2 or 3 days I am going to know the tidbits and nitty-gritties of the technicalities there, and certainly after that you will have a hassle-free classes. So just be here for next 1 or 2 days if you have any problem, okay? चलिए इस पहले सवाल को देखिए।
चलिए ओके, कर लिया बच्चों? सो व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए राइट आंसर इसमें है क्या कि दिया गया कि आंसर इसका ए है। समझिए कि कहा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और जो सामाजिक सुरक्षा जो संहिता है 2020 के तहत द फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC वुड नाउ बी अवेलेबल इन ऑल 740 डिस्ट्रिक्ट। ये 740 डिस्ट्रिक्ट में अब उपलब्ध होगा, जितने भी हैं उसमें ये उपलब्ध होगा। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात कही जा रही कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 10 वर्कर्स। और ये कहा जा रहा है कि जहाँ भी 10 भी कर्मचारी होंगे वहाँ भी ये लागू होगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट देखिए कि लोकसभा ने फिर से एक बिल पारित कर दिया गया है, राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC क्लियर तक पहुंच जो है एम्प्लॉयज़ की वो क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं इसके साथ जुड़ पाएंगे। क्लियर? अब देखिए प्रोवाइड राइट टू हेल्थ सिक्योरिटी अंडर ESIC और ESIC के तहत सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार दिया जा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वर्कर्स को। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसको 740 जितने भी ज़िले हैं सब में इसको प्रदान किया जा रहा है। और अभी तक ये कितने ज़िलों में दिया जा रहा था, तो 566 डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा था, 566 डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर? नाउ एस्टैब्लिशमेंट वर्किंग इन द हैजार्डस सेक्टर। देखो हैजार्डस सेक्टर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं परिसंकट वाली परिस्थितियों में। ठीक है, हैजार्डस जो है जैसे पटाखा उद्योग की बात कर लें, कालीन उद्योग की बात कर लें, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लें, ये सारे के सारे हैजार्डस सेक्टर्स में से गिने जाते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जो हैजार्डस सेक्टर है, ठीक है, उसको तो जरूर से ESIC के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इवन कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी भी हो। अब देखिए ऑप्शन में कितना कर्मचारी दिया गया था, 10 कर्मचारी दिया गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो था, दूसरा जो विकल्प दिया गया था वो गलत हो गया था। और इसी कारण से हमने आंसर ए किया। देखिए प्रोविजन फॉर मेकिंग ए स्कीम फॉर लिंकिंग ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द गिग वर्कर्स विद द ESIC। अच्छा, अब ये समझने की जरूरत है कि ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स जैसे कि घर में AC लगा हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे घरेलू कामकाज में जो सहायता करते हैं, जैसे प्लम्बर की बात कर ली जाए, कारपेंटर की बात कर ली जाए, AC ठीक करने वाले की बात कर ली जाए, तो ये सारे के सारे गिग वर्कर्स में आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कोशिश ये भी की जा रही है, प्रोविजन ये भी किया गया है कि असंगठित क्षेत्र, ठीक है, और गिग वर्कर्स को क्या किया जाए, इसमें शामिल किया जाए। ऑप्शन टू लिंक वर्किंग इन द प्लांटेशन इज बीइंग गिवन टू द प्लांटेशन ओनर्स। और जो प्लांटेशन ओनर्स हैं, जैसे चाय बागान की बात की जाए तो चाय बागान के जो मालिक हैं वो अपने कर्मचारियों को ESIC के साथ जोड़ सकते हैं, इस स्कीम के तहत जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन 4 becoming member of the ESIC is also being given to the establishment with less than 10 workers। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ तो 10 लोग बोल रहे थे और यहाँ पर एक ही व्यक्ति बोल रहे हो, तो वो हैजार्डस कंडीशन वाले के लिए था और ये किसके लिए है, जनरल के लिए है। समझ में? तो जनरल में यदि 10 से भी कम हो तो चलेगा, और हैजार्डस यदि सेक्टर में यदि कोई फैक्ट्री है और एक ही कोई काम कर रहा है, मान लीजिए कोई,
तब भी उस एक ही वर्कर हो तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, ESIC के तहत रखना पड़ेगा। आई सपोज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे अपने कमेंट्स देते चलना साथ में। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना। तो अब आपके सामने मैं पांचवा प्रश्न रख रहा हूं, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं आप प्रश्न के सामने से बिल्कुल हट जा रहा हूं। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट स्टार्ट। ओके, चलिए देखिए प्रश्न को। चलिए, तो बच्चों पांचवें में देखें है क्या, विथ रेफरेंस टू द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेशनल सर्विस स्कीम के तहत जो बात की जा रही है उससे संबंधित जो अवार्ड या पुरस्कार दिए जाते हैं। The National Service Scheme Award for the year 2018-19 will be given to the 14 awardees in 3 different categories like University, +2 Council, NSS units और Program Officer, NSS Volunteers। और ये जो इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। किसका है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, ये उत्तर क्या होगा इसका? सी होगा। क्लियर? उत्तर क्या होगा इसका? सी होगा। इज इट ओके? अब देखिए, देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2018-19 के लिए 24 सितंबर को क्या कर दिया? दे दिया। क्लियर? 24 सितंबर को दिया है, ठीक है, कल की बात है। अब देखिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड जो है 2018-19 का कितने को दिया गया है? 42 लोगों को दिया गया है, 3 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी और +2 काउंसिल है। यूनिवर्सिटी मतलब डिग्री, और देखिए ये मतलब क्या हुआ कि 11th 12th और डिग्री कोर्स के लिए ये है। किसके लिए बच्चों? डिग्री कोर्स के लिए पहला। फिर जो NSS यूनिट्स हैं उनके लिए, और तीसरा जो प्रोग्राम ऑफिसर्स और NSS वॉलंटियर्स हैं उनके लिए। तो अब दिमाग में ये आप लोगों का जरूर से चल रहा होगा कि ये है कौन, ये है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो क्या देती है? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड देती है, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है ये समझिए। क्लियर? क्योंकि ये एक तरीके का रिकॉग्निशन है कि विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इस लेवल पे क्या किया है? वॉलंटरीली सेवा दी है, मतलब स्वैच्छिक सेवा दी है। क्लियर? विद व्यू टू फर्दर प्रमोट NSS, जिससे कि NSS को और क्या किया जा सके? बढ़ावा दिया जा सके। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझें कि NSS इज ए सेंट्रली सेक्टर स्कीम विच वाज लॉन्च इन द ईयर 1969। तो कब शुरुआत की गई थी इसकी? 1969 में शुरुआत की गई थी। अब देखिए, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो युवा छात्र हैं उनके व्यक्तित्व में, उनके कैरेक्टर में क्या हो? एक विकास हो, और वो क्या करें? समाज को खुद से सेवा दें। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रही है? अब देखिए कि NSS वॉलंटियर्स वर्क ऑन द इशू ऑफ सोशल रेलेवेंस, यानी कि सामाजिक मुद्दे की जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर क्या होता है कि ये NSS वॉलंटियर्स एक्चुअली में काम करते हैं। अब देखिए ये है क्या क्या, समझे कि देखिए द NSS वॉलंटियर वर्क्स ऑन द इशू ऑफ सोशल रेलेवेंस। पहला तो लिटरेसी और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तीसरा
इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के क्षेत्र में, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण को, और सोशल सर्विस प्रोग्राम, बहुत सारे सामाजिक सेवा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित क्लियर प्रोग्राम्स जो कि उनके आर्थिक विकास और उनके क्रियाकलापों के लिए क्या हो, जरूरी हो। फिर देखिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ड्यूरिंग द कैलेमिटीज, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जैसे सूखे की बात हो या बाढ़ आ गई हो, सुनामी आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, उस समय भी ये एनएसएस के जो वॉलंटरी वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। अब देखिए कि आज की तारीख में एनएसएस हैज अबाउट 40 lakhs वॉलंटियर्स, इट्स रोल्स स्प्रेड ओवर द कंट्री, और पूरे भारतवर्ष से इसमें करीब 40 लाख क्या है वॉलंटियर्स हैं जो कि काम करते हैं। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन होता तो बच्चे बताना। चलिए छठे सवाल पे ध्यान दीजिए। ओके, नाउ ओके, सो देखिए है क्या, अभ्यास उच्च गति विस्तार योग हवाई लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है, मतलब देखिए ऐसे समझिए इसको कि कोई मिसाइल है, मिसाइल दाग के किसी लक्ष्य को साधा जाता है, तो जब मिसाइल को एक्चुअल लक्ष्य पे तो हम शुरुआत में नहीं साधेंगे आप, तो शुरुआत में कुछ एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो कि उड़ता हुआ हो और उस पर आप मिसाइल दागे। तो ये जो लक्ष्य है इसकी बात की जा रही है। अभ्यास हाई स्पीड विस्तार योग्य हवाई लक्ष्य जो है वो इसकी बात, मतलब ये एक तरह का टारगेट है जिसपे मिसाइल दाग के मिसाइल की मारक क्षमता और उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो कहा जा रहा है कि इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा इसको किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसको किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, द एयर व्हीकल इज लॉन्च यूजिंग द ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर, मतलब इसके अंदर बूस्टर लगी हुई है, वही इसको क्या ले जाता है, ऊपर ले जाता है। क्लियर? अब देखिए समझ रहा, देखिए द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ अभ्यास, अभ्यास क्या है, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया, और अंतरिम जो परीक्षण रेंज था बालासोर उड़ीसा में। तो एक तो इसको याद रखिए कि बालासोर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और यहाँ से बहुत सारे क्या सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं और मिसाइल वगैरह की परीक्षण की जाती है। क्लियर? अब देखिए इस ट्रायल के दौरान 2 डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स को सक्सेसफुली ऊपर उड़ाया गया, और द व्हीकल कैन बी यूज्ड एज ए टारगेट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस मिसाइल सिस्टम। और अलग अलग तरह के जो मिसाइल सिस्टम है उसको टारगेट चाहिए होता है, और इस टारगेट के रूप में इसका यूज़ किया गया। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है इसमें, ये देखें कि अभ्यास इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये याद रखना है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, एचएएल नहीं है, बल्कि क्या है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो कि डीआरडीओ का हिस्सा है। द एयर व्हीकल इज लॉन्च्ड यूजिंग अंडरस्लंग बूस्टर, और इसमें ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर यूज किया गया, और इसमें कम गैस का टरबाइन इंजन था, और ये MEMS बेस्ड इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, और जिसको कि नीचे कम एक मतलब ज़मीन पे
फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर गाइडेंस एंड कंट्रोल के थ्रू क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। जहां भी दिक्कत है बच्चे आप अपनी बात को रखिए, ठीक है। सर्टेनली आई विल डिस्कस दैट पॉइंट। ओके, द व्हीकल इज प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट। क्लियर, और जो फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट है मतलब स्वायत्त है, और चेकआउट ऑफ द एरियल व्हीकल इज डन यूजिंग द लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, और लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम। लैपटॉप आधारित कहने का ये मतलब है कि आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। चलिए पहले सवाल को देखिए। सातवां सवाल, देखिए कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज मैमल स्पीसीज इन इंडिया इन एशिया टू बी डाउन लिस्टेड फ्रॉम इंडेंजर टू द वल्नरेबल। इनमें से कौन सा एक मतलब जानवर है जिसको कि मतलब IUCN के रेड लिस्ट में नीचे लाया गया है। पहले ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में था, अब वल्नरेबल स्पीसीज में है। क्लियर, और ये क्या है, ग्रेटर एक सिंग वाला गैंडा, ग्रेटर वन हॉर्न राइनासोर जो है वो है ये। क्लियर, ये आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट को समझे। वर्ल्ड राइनो डे पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, देखिए अब यही यदि SSC और दूसरे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो तो ये आ सकता है कि कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। लेकिन UPSC या UPPCS में इन जनरल स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन एग्जैक्टली फैक्ट बेस्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो भारत में है। और वो भी किस किस राज्य में, आसाम में, काजीरंगा, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। once I was in Assam, okay, in the March, April, or at the time of lockdown, actually I had planned to visit the Kaziranga National Park, but due to the lockdown I was unable to do so. तो ये समझिए कि वेस्ट बंगाल, आसाम और यूपी। क्लियर। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, समझना कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय गैंडा जो संरक्षण रणनीति बनाया है पिछले साल, जिससे कि वन हॉर्न राइनोसॉर को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके। ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द स्पीसीज इन इंडिया। वो ये अपने तरीके का पहला क्या है, एक तरीके की रणनीति है, ठीक है, कि भाई ऐसे प्रजाति या जो प्रजातियां हैं पशुओं का, उसको क्या किया जा सके, कंजर्व करके रखा जा सके। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए सो एक्सपैंडिंग द, अब इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 5 इसके लक्ष्य रखे गए। पहला कि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ये व्यवस्था क्या की जाए और दुरुस्त की जाए। क्लियर। अब समझिए आसिफ राव, इट इज ओके नाउ। अब समझिए उसके बाद एक्सपैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, और मतलब जैसे 3 राज्य में है तो ज़्यादा राज्यों में इसको क्या किया जा सके, फैलाया जा सके। ठीक है, ज़्यादा राज्यों में इसको क्या किया जा सके, फैलाया जा सके। फिर रिसर्च मॉनिटरिंग, इससे संबंधित रिसर्च हो, इसके ऊपर नज़र रखी जा सके, और पर्याप्त और सस्टेनेबल फंडिंग हो इसके लिए। और एक हॉर्न का जो राइनासोर है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन क्लोज टू एक्सटिंक्शन, करीब करीब विलुप्त होने पे है।
और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 200 से कम हो चुकी है, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी थी, क्लियर। और इट इज़ द ओनली लार्ज मैमल स्पीसीज इन द एशिया, और एकमात्र जो बड़ा सा क्या है मैमल्स है पूरे के पूरे एशिया में, ठीक है, एकमात्र मैमल है पूरे के पूरे एशिया में, ध्यान देना, जो कि इंडेंजर्ड से वनरेबल में इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है, क्लियर। सो और वो भी किसके द्वारा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्लियर। चलिए चलिए 8वें सवाल को देखिए। देखिए इसमें दिया जा रहा है कि विश्व राइनो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को पूरे विश्व में राइनोसोरस से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में UNEP द्वारा घोषित किया गया था। तो ये है चल, तो 8वें का उत्तर क्या है बच्चों, ए। देखिए जो सबसे पहले तो जानिए कि वर्ल्ड राइनो डे सितंबर 22 को मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए पूरे विश्व भर में राइनोसोर या गैंडे के एक तरीके से उसके बचाव के लिए, उसको रक्षित करने के लिए। देखिए वर्ल्ड राइनो डे वाज फर्स्ट अनाउंस बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा किया गया था, ना कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत नहीं था। ये ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत ये नहीं था, क्लियर। अब ये समझिए कि जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, देखिए इट सेलिब्रेट्स ऑल 5 स्पीसीज ऑफ राइनो, मतलब इसके जो 5 तरह के जो राइनो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्लैक, एक वाइट, एक ग्रेटर वन हॉर्न, एक बड़ा सा एक सिंग वाला, सुमत्रन और जावन, ठीक है। सुमात्रा और जावा में जो राइनो पाए जाते हैं, ठीक है, जावा और सुमात्रा में, वो भी इसमें दिया गया, और इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आखिर ये दिवस मनाया जाता है। इन रिसेंट राइनो हैव बीन थ्रेटेंड बाय पोचिंग, हाल फिलहाल में देखें तो राइनो का क्या हुआ है, पोचिंग, यानी कि उसका अवैध शिकार किया जाता है। अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन, एक तरफ क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, दूसरी तरफ शहरीकरण, इन सबों के कारण से ये क्या हो चुका है, इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, 9वां सवाल आज के लिए। Okay, so go for the 9th question. देखिए इसमें कहा जा रहा है, with reference to the National Forensic Science University Bill 2020 consider the following, मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल जो लाया गया 2020, उसके तहत इन पे ध्यान दीजिए।
द बिल इज टू एस्टैब्लिश द गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर एंड द लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक न्यू दिल्ली। और इसके तहत क्या होगा कि दो जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और एक इंस्टीट्यूशंस जो है, ठीक है, और जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तहत काम करेगा। एंड द बिल डिक्लेयर्स द यूनिवर्सिटी टू बी द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व का क्या है, एक संस्था होगी, ये है इसमें। तो इसका जो उत्तर है बच्चों, आंसर इज सी। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए ओके, देखिए पार्लियामेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि मानसून सत्र में ताबड़तोड़ बहुत सारे विधेयक पारित किए गए। पारित इसलिए भी करना पड़ा कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे, वो भी लॉकडाउन के समय में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इसको भी राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। लोकसभा इसको पहले ही क्या कर चुकी है, पारित कर चुकी है। और इस बिल के तहत क्या होगा कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा गया है। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध शास्त्र से संबंधित है और फॉरेंसिक साइंस से भी संबंधित है, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। अब देखिए कि ये बिल क्या करता है कि यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व के यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द यूनिवर्सिटी वर्क फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस में इससे क्या होगा कि क्षमता का विकास होगा और इसके साथ ही रिसर्च को भी इसमें क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए कि लास्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है कि क्रिमिनल जस्टिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और क्रिमिनल जस्टिस जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर यानी कि न्याय देने की जो प्रणाली है उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी विल प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। और इससे ही क्या होगा कि जैसे ये यूनिवर्सिटी बन गई तो इसके साथ फॉरेंसिक साइंस में, क्रिमिनोलॉजी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और जो प्रणाली है वो भी क्या होगा, बेहतर हो पाएगा, गुणात्मक रूप से भी और संख्या की दृष्टि से भी। चलिए, तो आज का जो अंतिम सवाल है डेली एमसीक्यू के सीरीज़ में, ठीक है, वो सवाल 10वां नंबर सवाल है, ठीक है। और 10 सवालों को मैं टेकअप कर रहा हूँ ताकि 1 घंटे के अंदर इसको करवाया जा सके। ये सवाल आपके सामने है। देखिए इसमें दिया गया विथ रेफरेंस टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत मतलब क्या दिया गया है, ठीक है। द बिल सीक्स टू डिक्लेयर 5 IIITs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5 ऐसे को पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा, जिसमें कि सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला, रायचूर जो कि राष्ट्रीय महत्व के होंगे। और द बिल 6 अमेंडमेंट टू द इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014, और ये क्या करेगा, IIITs एक्ट 2014 का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में क्या करेगा, संशोधन करेगा। क्लियर? चलिए, तो देखिए देखना बच्चों कि इसका उत्तर क्या है बच्चों, तो द आंसर इज सी। क्लियर? अब सी कैसे आंसर है ये बता रहा हूँ मैं आपको। सुनील में तो वेलकम बच्चे, ठीक है, सभी का स्वागत है। और आप अपने साथियों को और सभी सहपाठियों को कहें, क्लियर, क्योंकि अब YouTube लाइव हूँ, इट इज़ एसेसेबल टू एवरीवन। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इस YouTube चैनल से जोड़िए आप। क्लियर? और मैं आज शाम में 6 PM पूरे दिन के द हिंदू एनालिसिस के साथ होऊंगा और आशा करता हूं कि उस समय भी आप सभी लोग उपस्थित होंगे और अपने दूसरे साथीगण को भी बोलें कि वो इस कक्षा में शामिल हों, और ये डेली डे बेसिस पे हुआ करेगी। ठीक है, तो 2 PM मेरी जो क्लास होगी ये ऑब्जेक्टिव MCQs होगी करंट अफेयर से संबंधित, और फिर 6 PM
डेली आपका क्या होगा, द हिंदू का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। जब मैं शब्द कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा हूँ तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ही होगा, और आपको करीब करीब 1 से सवा घंटे का वक्त देना पड़ेगा, तब जाके पूरी की पूरी हिंदू के अंदर 10 से 12 आर्टिकल जो कि इन जनरल रेलिवेंट हुआ करते हैं सभी दिन, वो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बारीकियों के साथ समझ पाएंगे, उसके करंट पार्ट को भी और स्टैटिक पार्ट को भी। ये मैं बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस के अंदर ही हेल्प नहीं करने जा रहा है जो मैं इवनिंग में क्लास लूँगा, बल्कि आप इंटरव्यू की बात कर लें और ऐसे लिखेंगे उसमें भी काम हो आएगा आपके। तो बस आप लोगों से ये अपेक्षा है कि अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखिए, और मैं भी रेगुलरिटी को बनाए रखूँगा, जिससे कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए अंतिम सवाल के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या। देखिए और समझिए कि आज आपने देखा कि अधिकतर बिल से विधेयक से संबंधित है, और क्यों है वो मैं पहले बता। तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित कर दिया गया है, और राज्यसभा से, ये लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। अब देखिए कि इस बिल के तहत जो 5 ट्रिपल आईटीज़ को पीपीपी मॉडल पे, पीपीपी मॉडल कहने का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, यानी कि पब्लिक कहने का मतलब लोगों से नहीं, सरकार से, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो सेक्टर, दोनों मिलके चलाएंगे। और ये कहाँ पर होगा, सूरत में, ठीक है, गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश, भागलपुर, बिहार, अगरतला जान ही रहे, और रायचूर, कर्नाटक। क्लियर। तो ये राष्ट्रीय महत्व के होंगे। Currently, these institutions are registered as a society under the Societies Registration Act 8060। और अभी के समय में देखिए तो इसको सोसाइटीज़ के रूप में रजिस्टर्ड किया हुआ है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। क्लियर। एंड डू नॉट हैव द पावर टू ग्रांट डिप्लोमाज और डिग्री। और अभी इसके पास कोई अधिकार नहीं था अब तक इन 5 इंस्टीट्यूशंस के पास कि वो डिग्री या डिप्लोमा दे पाएँ। लेकिन एक बार जब राष्ट्रीय महत्व के रूप में संस्थाओं के रूप में इन 5 संस्थाओं को घोषित मतलब किया जा चुका है, और बिल लाया गया और पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति के जैसे ही इसके ऊपर उनका हस्ताक्षर होता है, एसेंट होते हैं, तो ये कानून में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये डिग्री और डिप्लोमा दे पाएंगे। देखिए अब The bill seeks amendment to the Indian Institutions of Information Technology Act 2014, 2014 के ट्रिपल आईटी एक्ट को में बदलाव करेगा, संशोधन करेगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन ट्रिपल आईटीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट जो कि 2017 में लाई गई थी, उसके अंदर भी संशोधन करेगा। और अभी देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो कितना है बच्चों, 50% है। क्लियर। और टुवार्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग अंडर द पीपीपी मॉडल। और 35% कौन देगा, प्राइवेट वाले कितने देंगे, 35%। क्लियर। और 15% जो है वो इंडस्ट्रीज के लोग देंगे, किसके, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग, यानी कि ये 100% हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें तो जो केंद्र सरकार की जो भागीदारी होगी वो कितनी होगी, 57%, यानी कि 7% ज़्यादा। क्लियर, ध्यान देना। तो ये आज का क्या था, करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, 10 हमने किए और बड़े विस्तार से किए हैं। ठीक है, और थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है, आशा करते हैं कि इवनिंग में 7-6 बजे मिलेंगे आपसे। ठीक है, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए अपने सहपाठियों और शिक्षक गणों के बीच में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम द नितिन सर क्लासेस and powered by Movishala. Okay, take care. God bless all of you.